अभी तक हमने एआई से बात स्टार्ट की थी और एआई की ब्रांचेस में हमने देखा था कि एआई की मल्टीपल ब्रांचेस हैं जिसमें एक मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग में हमने देखा था कि जो डिफ्रेंशिएशन है वो ये है कि मशीन लर्निंग में आप गिवन डाटा और उसकी आउटपुट से मॉडल ट्रेन करते हैं, और जब एक मॉडल ट्रेन हो जाए तो उसके बाद आप उस ट्रेंड मॉडल से इन्फ्रेंस करते हैं। अच्छा, ये इन्फ्रेंस और प्रेडिक्शन हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। मैं जानते बूझते दोनों लफ्ज़ यूज़ करता हूँ ताकि आप दोनों लफ्ज़ों से फेमिलियराइज हो जाएं। इन्फ्रेंस या प्रेडिक्शन, इसका मतलब है कि मॉडल ट्रेंड है, ट्रेंड मॉडल को इनपुट दी है और आपको आउटपुट मिल रही है। सो प्रेडिक्शन एंड इन्फ्रेंस आर वन एंड द सेम थिंग। और उसके बाद हमारे पास मशीन लर्निंग में 3 टाइप की लर्निंग थी: सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। लास्ट टाइम फिर उसके बाद हमने बात स्टार्ट की थी चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी में हमने देखा था कि चैट जीपीटी को आप मल्टीपर्पज़ कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसकी बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशंस जो हैं वो हमने लास्ट टाइम देखी थी। फिर हमने इरफान जीपीटी भी देखा था विच वाज एक्चुअली आर बेबी, और वो अभी जो है बीटा में है, लेकिन वो आर वर्किंग टुवर्ड्स मैच्योरिंग इट। और उसके बाद हमने जो मज़ेदार चीज़ थी वो थी प्लेग्राउंड में आपने नोट किया था कि हमारे पास चैट जीपीटी जब आप यूज़ करते हैं आपके पास कोई कंट्रोल नहीं होता। आपको एक वेब इंटरफेस दिया है जिसमें आप सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखते हैं और आपको रिस्पॉन्स आ जाता है। लेकिन प्लेग्राउंड की ख़ास बात यह है कि उसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस थी। उसमें हमने देखा था कि मॉड क्या होता है, उसमें हमने कंप्लीशन और चैट का मॉड जो है देखा था। उसमें हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हो सकते हैं। मॉड के बाद हमारे पास एक ख़ास चीज़ जो उधर थी वो टेम्परेचर था। तो टेम्परेचर का मतलब बुखार हरगिज़ नहीं है। टेम्परेचर का मतलब है इट्स अ क्रिएटिविटी स्विच फॉर चैट जीपीटी। अच्छा, ये क्रिएटिविटी स्विच जब मैं कहता हूँ ये बड़ा इनफॉर्मल कहता हूँ। इसका असल मतलब है कि अगर टेम्परेचर 0 होगा मॉडल जो है वो सिर्फ फैक्ट्स प्रेजेंट करेगा। अगर टेम्परेचर 1 होगा तो मॉडल क्रिएटिविटी में फैक्ट्स के वर्ड्स के साथ प्ले अराउंड करेगा और उसकी जगह ज़्यादा अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करेगा। और अगर आप टेम्परेचर 2 कर दे तो क्या होगा वो आपने देखा था कि फिर इतना क्रिएटिव हो जाता है कि बस क्या ही कहने। सो टेम्परेचर 0 से 1 हमारे लिए सूटेबल था। फिर हमारे पास प्रेजेंस पेनल्टी थी, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी थी, और उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा APIs पे बात की थी। और एक इम्पॉर्टेंट लेसन जो हमने देखा था कि चैट जीपीटी कैन बी एनीवन। इट कैन बी अ पाइथन रेपल, it can be a JSON engine, it can be a pulmonologist, it can be a legal expert, it can be a CEO, it can be a baby who does goo goo gaga सॉरी, वो गूगू गागा इधर नजर नहीं गूगू गागा इनको नहीं दिखाया था हमने। ओके ग्रेट। कल मैंने उसे कमांड दी थी कि टॉक टू मी लाइक अ बेबी एंड आई सेड हाउ आर यू, तो आगे से रिस्पॉन्स आया गूगू गागा। सो बॉट वाज बिहेविंग लाइक अ बेबी, तो इतना स्मार्ट हो गया। सो अब तक क्लियर है। अब हम आगे मूव करेंगे। सो गूगल बार्ड, मैंने कल कहा था कि जीपीटी इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जीपीटी इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। गूगल बार्ड क्या है? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज़ गूगल बार्ड हियर? आज क्लास इंटरेक्टिव होगी, प्लीज़ टॉक टू अस, लेट्स टॉक टू ईच अदर। ठीक है, ये डमीज़ की तरह नहीं बैठना। जब मैं सवाल करूँ तो मुझे 3-4 जगह से जवाब आना चाहिए, चाहे वो गलत हो। व्हाट इज़ गूगल बार्ड? मुझे बताओ गूगल बार्ड क्या है इन वन वर्ड? LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, आगे स्पेसिफिकेशन थोड़ी वेरिएशन होगी एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, बट द थिंग इज मुझे पर्सनली मैं अगर बायस ना हो, मुझे बार्ड ज़्यादा अच्छा लगा। एक तो उसका प्रोमिनेंट रीज़न है जो भी मैं आपको दूंगा कि बार्ड जो है वो रियल टाइम, जब आप उसको प्रॉम्प्ट देंगे वो रियल टाइम जाके इंफॉर्मेशन लेके आएगा रियल टाइम में। उसके पास आज की इंफॉर्मेशन भी, आज सुबह की इंफॉर्मेशन भी होगी, आज की इंफॉर्मेशन भी होगी उसके पास, अब की इंफॉर्मेशन भी होगी, कल की भी होगी। लेकिन जब आप चैट जीपीटी को कमांड देते हो, प्रॉम्प्ट देते हो, तो वो आगे से माजरत कर लेता है। वो कहता है मेरी बस हो गई यहाँ पे, इससे आगे नहीं। 2021 बार बता रहा हूँ, चैट जीपीटी के पास डेटा जो है वो 2021 तक का। बार्ड का ये सबसे बेहतरीन फीचर है। ठीक है, उसके बाद
इस वक्त बार्ड की एक्सेस जिन जिन लोगों को है वो उनके लिए फ्री है। इनका अभी तक कोई कॉस्टिंग मॉडल फाइनलाइज नहीं हुआ, राइट? अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो अगर कोई देख लीजिएगा, इनका अभी तक कॉस्टिंग मॉडल फाइनलाइज नहीं हुआ, एक्सेस ईजी है। मुझे पर्सनली इसके कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगी। जब मैं इसको बहुत डिटेल से एनालाइज कर रहा था, इसके कंटेंट के अंदर वो जो एक सिमेट्री होती है, जो एक कंटिन्यूटी होती है, वो ऐसा है कि जैसे एक 8 साल का बंदा रिस्पॉन्ड कर रहा हो और एक 12 साल का बंदा 12 ईयर एक्सपीरियंस का बंदा रिस्पॉन्ड कर रहा हो, तो बार्ड जो है वो थोड़ा ज़्यादा मैच्योर लगता है। और अगेन जो मुझे एक और चीज़ जो चैट जीपीटी के पास बिल्कुल नहीं है, वो है कंटेंट की ऑथेंटिसिटी, कि कंटेंट असल है, जो बोल रहा है वो सही बात कर रहा है या नहीं। जब चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स आता है, यू हैव नो वे कि वो जो बोल रहा है वो सही है या गलत, बट गूगल में आप उसको वैलिडेट कर सकते हो और जीमेल वाला वैलिडेट कर सकते हो। ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप जाते हैं उसकी तरफ, तो आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं। वो मैं उनको दिखाना चाहता हूँ, पहले समरी दे दूँ तो कितना 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होगी, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, वैलिड इंफॉर्मेशन। अब इसके अंदर जब वैलिड इंफॉर्मेशन की मैं बात करता हूँ गूगल बार्ड के अंदर, तो एक फिनोमिना है हेलुसिनेशन का। देखा था कि चैट जीपीटी आपको 10 अटैम्प्ट में से 5, 7, 8, 9 सही देगा, एक गलत देगा, आप गलत को भी सही समझ जाओगे, क्योंकि वो बार बार सही बात कर रहा था ना, तो उसको भी गलत को भी सही समझ जाओगे। इसे हेलुसिनेशन कहते हैं, क्योंकि यू हैव नो ऑप्शन टू वैलिडेट द कंटेंट फ्रॉम देयर। ऑब्वियसली नेट पे जाएंगे, फिर उसी गूगल पे सर्च करेंगे और फिर वो सारा कुछ करेंगे एंड यू विल बी एबल टू वैलिडेट दैट, बट इंस्टेंटली आपके पास नहीं होता। तो हेलुसिनेशन वहाँ ज़्यादा है, बार्ड में कंपैरेटिवली कम है। अगर आप वैलिडेट करें तो आउट से नहीं है, क्योंकि वो एक कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर में चलता है। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, मैं इसको बता चुका हूँ। अब मैं थोड़ा सा आपको बार्ड स्क्रीन शेयर करके बार्ड के कुछ यूज़फुल कमांड दिखाऊंगा। लेकिन सबसे अच्छी जो कमांड लगी ना, जब हम बार्ड को एक्सप्लोर कर रहे थे, अभी आप चैट जीपीटी से कंटेंट निकालते हैं, कॉपी करते हैं, जीमेल में डालते हैं, ठीक है, और मुझे ईमेल कर देते हैं। कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप करके कन्विंस करते हैं कि सर आपने ट्रिप पे लाजमी जाना है, ठीक है। तो इन बार्ड आप डायरेक्ट जब रिस्पॉन्स आता है तो वहाँ पे एक ऑप्शन है, आप उसे क्लिक करते हैं और सारा रिस्पॉन्स आपके जीमेल के ड्राफ्ट में चला जाता है। आप अपने जीमेल के ड्राफ्ट भी ऑटोमेटिकली वहाँ से खुल जाता है। आपने जो एडिट्स करने हैं, चेंज करना है, कंटेंट करते हैं और ईमेल भेज देते हैं। ज़िंदगी आसान नहीं लग रही थोड़ी थोड़ी? बार्ड देखो, लार्ज लैंग्वेज मॉडल दोनों हैं, लेकिन बार्ड की जो पीछे टीम और उनका एक इकोसिस्टम है ना, वो बहुत बड़ा। मैं हमेशा कहता था, बार्ड जब पहले डेमो में तकरीबन फेल हो गया था जो उसमें, तो मैंने कहा था दे विल कम बैक वेरी स्ट्रांगली। और अभी भी आई रियली बिलीव दैट के दे गोना डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो यहाँ तक आपको समझ में आए 3 बड़ी चीज़ें। अब मैं इनको प्रैक्टिकली आपको दिखा भी देता हूँ बार्ड के बारे में ना। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। व्हाट इज़ द करंट political situation in Pakistan? Simple, ठीक है, थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक जाने दें इसको। What is the current political situation in Pakistan? What Bard says and what GPT says. GPT का बहुत लंबा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। So here is the response from the Bard guys. उसको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जीपीटी को नहीं पता। जीपीटी फेल। सी दैट करंट पॉलिटिकल सिचुएशन इज अनस्टेबल एंड अनसर्टेन। बड़ा प्यार से उसने बोला है, ठीक है। मैं और भी इनको कमांड दे सकता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि ना दूं, मुनासिब नहीं है। मैं वो ये भी पूछ सकता हूं क्यों है, कौन है, किसने कराया, क्या अज़ाइम है, सो समथिंग लाइक दिस। बट वो इतनी डीप में नहीं जाएगा, वो आपको जेनेरिक आंसर देगा, लेकिन आपको रियलिस्टिक आज के आंसर देगा जो नेट पे मौजूद है। एक सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डेस्परेटली कि कोई तो करे मुझसे, कोई बंदा तो वो सवाल करे, तो मुझे लगेगा कि हमारी मेहनत हलाल होगी। क्योंकि एक ख़ास सवाल मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जिसको भी माइंड में कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं वो मुझसे ये सवाल ज़रूर करेगा। सो आई विल वेट, क्योंकि मुझे खुशी होगी कि इतने 100 लोग, 1000 लोग सुन रहे हैं, कोई एक बंदा वो सवाल करेगा मुझसे। सर ये रियल
टाइम पे मॉडल अपडेट हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है या इंटरनेट से भी अपनी? गुड क्वेश्चन, मोर लेस सही जगह पे गया। क्या ये इंफॉर्मेशन स्क्रैप करके लेके आ रहा है या रियल टाइम पे मॉडल ट्रेन हो रहा है? देखो इन्फॉर्मेशन नहीं आती, इन्फॉर्मेशन मॉडल को जा रही है, मॉडल आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। स्क्रैप पर इतना फास्ट कभी हो नहीं सकता। सर्विसेज होंगी, मोस्ट लाइकली आई कैन जस्ट एज अ टेक्निकल पर्सन से दैट गूगल की सर्विसेज होंगी, दे आर डूइंग देयर पुलिंग द कंटेंट, ट्रेनिंग देयर मॉडल्स और आ रहा है। लेकिन रियल टाइम का मतलब ये नहीं कि मेरे बटन हिट करने पे मॉडल ट्रेन हुआ है। नो, मेरे बटन हिट करने पे मॉडल ट्रेन नहीं हुआ, मेरे बटन हिट करने पे मॉडल ने रिस्पॉन्ड किया है। मॉडल ट्रेन उनकी सर्विसेज कर रही है, जो उनके पास एक डेटाबेस है, जो कंटिन्यूअस सर्विसेज चल रही हैं, वो अपने मॉडल को फीड कर रही हैं। अगर मैं आपको थोड़ा और सीक्रेट बताऊं तो समथिंग लाइक दिस हम इरफान जीपीटी में करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग जब हम ये कर रहे थे तो मुझे बार्ड के ये वाली चीज़ों के बारे में हम नहीं सोच रहे थे, लेकिन समथिंग लाइक दिस इरफान जीपीटी में हो रहा है। लेकिन इन चीज़ को दोबारा समझा देता हूँ, हमारे बटन ट्रेन करने पे मॉडल नहीं लर्न कर रहा, लेकिन कंटिन्यूसली लर्न कर रहा। फॉर एग्जांपल एसईओ जो लोग करते हैं, आपको पता है क्रॉलर आता है, वेबसाइट क्रॉल करता है, इन्फॉर्मेशन लेके जाता है। क्रॉलर का एक खास फ्रीक्वेंसी होती है, आप उसको इनवाइट भी करते हैं कि आओ हमारी वेबसाइट विजिट करो, वो खुद भी आता है विजिट करने के लिए। ये तो क्रॉलर है ना, ये उनकी माइक्रो सर्विसेज आपके, तो उसमें मैं जाऊँगा नहीं, बट समझने के पीछे से हो रहा है सारा कुछ। सो दिस इज सो ब्यूटीफुल इन बार्ड। अब मैं इसको ज़रा नीचे जाके देखता हूँ, ये क्या है। दिस इज अ ब्यूटीफुल फीचर। वो कहते हैं भाई मेरे ऊपर यकीन ना है तो इधर क्लिक कर लो, ठीक है। सो आप उसको गूगल कर सकते हैं, ये उसने 2 कमांड्स भी दे दिया। मैं इसको क्लिक करूंगा तो नॉर्मली ये गूगल पे जैसे आप ये कमांड देना तो गूगल सर्च हो जाएगी। यहां पे भी मैं एक सवाल एक्सपेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा आ जाए यार वापस, मज़ा आना शुरू हो गया अब एआई में, कि अब तक तो ये जो आया था मॉडल ने दे दिया, क्या इस लिंक पे क्लिक करने पे भी यही इंफॉर्मेशन होगी या इससे अपडेटेड होगी? डिफरेंट नहीं, इससे पहले वाली यही या इससे अपडेटेड, ये सवाल है। क्यों? हो सकता है कि सर्विस ने अभी तक डाटा पुल ना किया, ये आपके पास मिल रहा है, जो हो सकता है किसी ने अभी अभी पुश किया, हो सकता है अभी क्रॉलर चल रहा है। देयर आर चांसेस कि वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, देयर आर चांसेस, नॉट 100%, देयर आर चांसेस कि आपके पास इस पे क्लिक करने पे और भी इन्फॉर्मेशन आएगी, लेटेस्ट होगी। देयर आर चांसेस, याद रखें, क्योंकि यू नेवर नो कि पीछे से इन्फॉर्मेशन कब वो फैच करके मॉडल को फीड कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक स्टोरी बिल्ड करता हूँ, वो लोग जो इसको अभी तक नहीं समझे। ऐसा समझें कि आप अपने घर एक मुलाजिम छोड़ के गए हैं, आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी है कि जब घर पे मेहमान आएँ तो आपने ये काम करने हैं, यहाँ उनको बिठाना है, ये उनको खिलाना है, ये उनकी खिदमत करनी है। तो ये आपने अपने मुलाजिम को एक उसके दिमाग में एक डेटा फीड कर दिया कि जब घर पे मेहमान आए तो आपने ये एक्शन करने और मेहमानों को इस तरह उसकी देखभाल करनी है, और आप घर छोड़ के चले गए। अब जितना आप उसको बता गए हैं वो उस मेहमानों के साथ उस तरह से करेगा, लेकिन अगर 2-4 मेहमान ऊपर नीचे आ गए तो बेचारा फंस जाएगा। ये होगा चैट जीपीटी। बार्ड की एग्जांपल मैं कैसे फिट करूँगा? आप समझें कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन उसको दी, साथ में उसके कान में हेडफोन लगा दिया और अपने साथ कनेक्ट कर ले कि मेरे साथ फ़ोन पे बात भी कर लेना, और आप उसको इन्फॉर्मेशन फीड भी करते रहे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो भी आपके पास आती रहे। आप रास्ते में जा रहे हैं, ड्राइव करते हो, याद आया ओ यार मैंने फ्रिज में ये चीज़ रखी थी, आपने फ़ौरन उसको बताया कि फ्रिज में कोक भी पड़ी हुई है, ये भी उनको सर्व करनी है। तो बार्ड एक्चुअली इस तरह से अपने मॉडल को कंटिन्यूसली डाटा फीड कर रहा है, और जीपीटी जो है वो कर रहा है लेकिन चंक्स में, जहाँ से भी है जो भी है पीछे वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बार्ड एंड जीपीटी। सॉरी, अभी उस पर जाएंगे ना तो आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं जाते ना, अभी इसको बार्ड को कंटिन्यूटी लेके चलते हैं एंड देन विल सी, लेट्स फोकस। क्योंकि आप ग्रेजुएट हो, आप एक डोमेन में हो, लेकिन बार बार याद है हमारे साथ कुछ लोग जिनके माइंड में स्टोरी बिल्ड करनी वो ब्रेक हो जाएगा। सो विल कीप गोइंग विद दैट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन बार्ड करिए? यस। जीपीटी जैसे 80% डेटा ट्विटर से ले रहे हैं, तो डेटा तो ट्विटर का अभी भी अपडेटेड है, वहाँ से जो आ रहा है उसको मॉडल डेटा नहीं ले रहा, क्योंकि एलॉन मस्क ने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया था, ट्विटर डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहा। डेटा ट्विटर के पास तो है लेकिन ट्विटर दे नहीं रहा ना। इस पे मैं हाँ, कुछ जी प्लीज़।
अच्छा, ये सिर्फ एक चीज़ ज़हन में हमें रखनी चाहिए कि सिर्फ एक ही डाटा सोर्स नहीं है। सबसे बड़ा डाटा सोर्स जो है वो विकीपीडिया और विकीमीडिया है। उसके अलावा कितने रिसर्च पेपर्स हैं दुनिया में जो ओपन सोर्स हैं, कितनी बुक्स है, प्रोजेक्ट गाटनबर्ग और पता नहीं कौन कौन सा, कितना लिटरेचर पड़ा है दुनिया में। तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि जब हम लैंग्वेज मॉडल ट्रेन करते हैं तो हमारे पास कोई एक सोर्स नहीं होता। और एक और चीज़ हमारे ज़हन में आनी चाहिए, आपने कभी ट्विटर की लैंग्वेज देखी? उसमें ग्रामर कोई अच्छी नहीं होती, उसमें बड़े छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, उसको जब आपने क्लीन करना पड़ता। इसका मतलब है कि लैंग्वेज मॉडल ने ये डाटा तो यूज़ किया, लेकिन लैंग्वेज मॉडल के पास डाटा के और बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारा, जितना लिटरेचर बुक्स पढ़ी हुई हैं वो है, जितना विकीपीडिया पे डाटा पड़ा हुआ है वो है, जितने रिसर्च, जितने आर्टिकल्स, जितने न्यूज़, मैगज़ीन, ब्लॉग्स ओपन सोर्स हैं वो सब है। प्रॉपर वो लोगों ने गीगाबाइट्स ऑफ डाटा जो है वो एज अ डेटा सेट भी दिया हुआ है। तो ये जो है ना, बस यही मैंने अपडेट करना था कि ये लैंग्वेज मॉडल किसी एक सोर्स पे रिलाय नहीं करते। तो क्वेश्चन मैं लाइव वालों के लिए रिपीट कर दूं कि भाई ने सवाल किया था कि ट्विटर के पास तो अब भी डाटा है तो जीपीटी के पास क्यों नहीं है। तो आई बी प्रिसाइज कि ट्विटर के लिए यह है कि ट्विटर अब डाटा जीपीटी को नहीं दे रहा। सिंपल। एलॉन मस्क के अपने प्लान हैं, अगर आप टेक की दुनिया से बाखबर हैं तो वो अपना ही कुछ नया लेके आ रहा है। ठीक है, तो हम वापस बार्ड पे आते हैं। लास्ट फीचर मैंने आपसे एक और बात बताई थी कि ये जो रिस्पॉन्स आया है, अब मैं ये रिस्पॉन्स पाकिस्तान के करंट हालात अपने किसी बाहर बैठे हुए दोस्त को बताना चाहता हूँ, यार पाकिस्तान में ये चल रहा है, तो मैंने ये बटन प्रेस करना है। अब मैं यहाँ से इसको निकाल सकता हूँ डॉक्यूमेंट की सूरत में, अपने वर्ड फाइल में एक्सपोर्ट कर लूँ, या मैं इसे कह दूँ कि आप मेरे ईमेल पे चले जाओ, ड्राफ्ट में चले जाओ। मैं ड्राफ्ट में चला गया तो आई ओपन माई जीमेल एड्रेस और हेयर वी आर, हमारा जीमेल खुला और ड्राफ्ट में वो पहुँच गया। आई डोंट नो ये स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही, लेकिन जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जीमेल खुलेगा और आपके जीमेल के ड्राफ्ट में डेटा लोड हो जाएगा। सिंपल, कन्वीनियंट। यहाँ पे मैं कुछ ऐड करता जाऊँ कि जीमेल के अंदर भी ये फीचर आने वाला है। ऑलमोस्ट सब जगह अभी तक नहीं गया, ठीक है। जीमेल के अंदर भी, कि आप जीमेल के अंदर भी समझें कि वहाँ लिख रहे हैं तो रिस्पॉन्स आपको वहीं मिल जाएगा। गूगल के दोनों प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली एक इकोसिस्टम होगा, जिस तरह के एप्पल के प्रोडक्ट्स के अंदर होता है। मेरा ये मानना है, मैं आपको बताऊँ कि अगर जो सबसे मुश्किल काम होगा जीपीटी, क्लाउड और इन चीज़ों को बीट करने में, वो होगा गूगल का इकोसिस्टम। यू नो, एप्पल यूज़र होता है ना, अब मैं ये यूज़ करता हूँ आईफोन, तो मैं इसके साथ एयरपॉड यूज़ करता हूँ, या मैं इसका एप्पल वॉच यूज़ करूँगा, और मैं इसके साथ मैकबुक यूज़ करूँगा, क्योंकि सारे इतनी नाइसली कनेक्टेड है कि मैं एक के बगैर दूसरे को मज़ा नहीं आता। तो इसकी वजह से एक बॉन्ड क्रिएट होता है, लॉयल्टी क्रिएट होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये एडवांटेज है गूगल को इकोसिस्टम का। चैट जीपीटी माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर वो सिस्टम डेवलप कर रहा है, याद रखो, लेकिन वो डेवलप हो रहा है, वो क्लोजली रिश्तेदारियों में चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रही हैं रिश्तेदारियाँ आपस में। बार्ड के बारे में कोई क्वेश्चन बिफोर आई मूव टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज क्लॉड? यस सर, जिस तरह तो खाली हमें एक ही प्रोवाइड करता है कि इस तरह बार्ड करेगा तो बार्ड अभी लिमिटेड है, क्लोज्ड है, सबके पास एक्सेस नहीं है, बट डेफिनेटली करेगा और उससे बहुत बेहतर करेगा। अभी एपीआई इसकी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की चैट जीपीटी की है। दैट्स वन ड्रॉबैक, लेकिन मैं इसको ड्रॉबैक इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि कंफर्म है उसने करनी है, लेकिन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ये एक्सपेरिमेंट ही, मतलब इसको बीटा बोलने के जी बिल्कुल, बार्ड ये लिखा हुआ है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट में लिखा हुआ है, और ये एहतियातन लिखते हैं ताकि यार उनकी इज्जत बची रहे। सो गाइज, ये आपको बता रहे थे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल में दुनिया में क्या हो रहा है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं कंटेंट जनरेशन के लिए, सवाल करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। अब इसके साथ मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ, वो आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है जी। ये एक पोर्टल है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ये थर्ड पार्टी पोर्टल है जहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे मॉडल्स को इकट्ठा डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको नज़र आएगा, सेज में नज़र आएगा। ये मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये भी जीपीटी की तरह है। GPT-4 भी यहीं से एक्सेस हो जाता है, क्लाउड भी यहीं से एक्सेस हो जाता है, क्लाउड इंस्टेंट भी, क्लाउड इंस्टेंट 100K, क्लाउड इंस्टेंट, चैट जीपीटी, ड्रैगनफ्लाई, ये सारे बॉट्स आपको एक ही जगह मिल जाते हैं। आपने यहाँ जाके POE पे अकाउंट क्रिएट करना है, महंगा है, पैसे लेते हैं, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, किसी का आइडिया था उसने इंप्लीमेंट किया, यू डोंट हैव टू डू दैट। मैंने सिर्फ ये क्लाउड दिखाने के लिए आपको ये किया है यहाँ पे सारा कुछ। तो क्लाउड क्या है? क्लाउड क्या है?
लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। मैं कल से एक बात कर रहा हूँ कि चैट जीपीटी इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हमारी एक मेंटालिटी है कि हम अड़ जाते हैं किसी टूल पे, बस ये नहीं सोचना, ठीक है। तो इसके साथ भी वही आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, कंटेंट आ सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला, सारा कुछ, छोटे छोटे फीचर का डिफरेंस होगा। आपकी असाइनमेंट ये है सबकी कि आपने ईमेल करनी है मुझे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लॉड, गूगल बार्ड एंड चैट जीपीटी, दैट्स इट, GPT-4 आई वुड से। इन तीनों का कंपैरिजन आपने खुद निकालना है, अपने हाथ से लिखना है और आपने बताना है टेक्निकली। मुझे पढ़ते ही पता चल जाएगा ये गूगल से उठाया गया है या ये खुद लिखा होगा, याद रखिएगा। गूगल से उठाने की तकलीफ़ ना ही कीजिएगा तो बेहतर है। तो ये सारे इस तरह से मॉडल्स हमारे पास चल रहे हैं। सो बार्ड को देखा, क्लाउड को देखा, GPT-4 को देखा, बार्ड के फीचर देखे, और जो सबसे प्रोमिनेंट फीचर था रियल टाइम इंफॉर्मेशन अपडेट था, उसके बाद वैलिड कंटेंट, उसके बाद जीमेल के साथ उसकी जो है इंटीग्रेशन वो बड़ी सॉलिड है। अच्छा, ये बात आपने लैंग्वेज मॉडल जो है ये तो हमने कल भी स्टडी किया था, तो व्हाई टुडे। आपने नोट किया होगा कि जब हम लेक्चर 2 में गए थे तो हमने जनरेटिव एआई और डिस्क्रिमिनेटिव एआई, पहले मैंने डिस्क्रिमिनेटिव एआई बताई थी, फिर मैंने जनरेटिव एआई, और उसके बाद फिर हम चैट जीपीटी पे आ गए थे। तो देयर वाज अ डिस्कनेक्ट कि ये मॉडल्स चैट जीपीटी तक पहुँचे कैसे, ठीक है, और अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी क्या है। तो ये थोड़ा सा मैं पहले ज़हनी तौर पे तैयार कर दूं, थोड़े से मुश्किल टर्म्स आ सकती हैं, और ये मैं जानबूझ के बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मैं बार बार बोलूँगा। ये इसलिए बोलूँगा कि ताकि आप पहली बार आपको एलियन लगेगा, दूसरी बार थोड़ा सा कम एलियन लगेगा, तीसरी बार यार ये सुना सुना लगता है, चौथी बार चलो यार चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, पांचवी बार यार इसका तो ये मतलब। यू सी, जो पैटर्न है ना रेपिटिशन का, ये रेपिटिशन का पैटर्न है कि पहली बार आपने लफ्ज़ सुन के, जैसे इरफान ने बड़ा ठीक बताया था कि जब आप पहली बार सुनते हैं तो सडनली आप कहते हैं यार ये तो बड़ा बहुत ही मुश्किल सी चीज़ है। लेकिन जब कंटिन्यूसली आप एक चीज़ के बारे में सुनते रहते हैं तो सडनली वो जो फियर ऑफ अननोन है ना, उस नॉलेज का वो फियर ख़त्म हो जाता है। तो अगेन ये थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, लेकिन इससे आपने डरना नहीं है, इसको हेड ऑन हमने फेस करना है, क्योंकि ये लफ्ज़ हम बार बार बोलेंगे और इससे आपकी एआई की वोकैबुलरी जो है वो भी बहुत बेहतर हो जाएगी। ओके, सो मैं अभी जनरेटिव एआई की तरफ आता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटिव में हमने देख लिया था कि डिस्क्रिमिनेटिव में हमारे पास मशीन लर्निंग थी, 3 टाइप के मॉडल्स थे। जनरेटिव एआई जो है उसमें हमारे पास, अच्छा एक चीज़ ज़हन में रखिए, जब भी हम जनरेटिव कहेंगे, जनरेटिव एआई एक दफ़ा फिर 2-3 लाइनर में फेंक समझा। हाँ श्योर, बल्कि ये तो बच्चों को ही पता होगा। वो एआई जो कंटेंट जनरेट कर सकती है, रिट्रीव नहीं करती, डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। नोट करें, सुपरवाइज लर्निंग क्लासेस में डिस्क्रिमिनेट कर रही थी, रिग्रेशन में और क्लासिफिकेशन में। जो अनसुपरवाइज थी वो क्लस्टर्स में या अनोमली में डिस्क्रिमिनेट कर रही थी कि ये नॉर्मल है या ये अनोमली है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट को बता रही थी कि ये बुरा एक्शन है या ये अच्छा एक्शन है, ये भी डिस्क्रिमिनेशन थी। तो डिस्क्रिमिनेटिव एआई हमने देखा, उसमें 3 ब्रांचेस थी। जनरेटिव एआई एज सिंपल, स्वीट एंड सिंपल, विच जनरेट्स कंटेंट। वो कंटेंट म्यूजिक हो सकता है, वो कंटेंट टेक्स्ट हो सकता है, वो कंटेंट इमेज हो सकता है, वो कंटेंट वीडियो हो सकता है, ठीक है, वीडियो जनरेशन भी है। सो दैट इज द जनरल आइडिया। जनरेटिव मॉडल मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूरल नेटवर्क्स होंगे, ठीक है। तो हम जब जनरेटिव एआई की बात करते हैं तो हम न्यूरल नेटवर्क्स की बात करते हैं। तो और न्यूरल नेटवर्क्स हम डीप लर्निंग में पढ़ते हैं। अब मुझे ये बताएं, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का आपस में कोई ताल्लुक है? मुझे लगता है कि मैंने बताया था, तो अगर आप में से कोई बताना चाहे तो दैट वुड बी लवली। जी बेटा। एक्सीलेंट। तो इस सवाल का जो बिल्कुल ठीक जवाब है, डीप लर्निंग इज़ अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, जिसके अंदर हम वही काम करते हैं जो हम मशीन लर्निंग में कर रहे थे, लेकिन हमारा टूल डिफरेंट हो जाता है। हमारा टूल
न्यूरल नेटवर्क्स हैं। और न्यूरॉन्स मैंने बताया था कि सिंपल मैथमेटिकल फंक्शन है, और सबसे पॉपुलर न्यूरॉन कौन था? मैक्स फंक्शन था, मैक्सिमम था, कि जो 2 नंबर लेता है उनमें से सबसे बड़ा नंबर रिटर्न कर देता है। उसका नाम था रीलू, RELU, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। ठीक है, ओके। सो हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का सबसेट है। सबसेट हम सबको क्लियर है ना, सबसेट। तो और इसके अंदर हम हमेशा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, या अब आर्टिफिशियल कहना मैं ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम न्यूरल नेटवर्क कहेंगे तो हम ANN या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहे हैं। सो जनरेटिव मॉडल्स में हमेशा 2 हिस्से होते हैं। किसी भी जनरेटिव मॉडल में हमेशा 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्से को हम कहते हैं इनकोडर, दूसरे को हम कहते हैं डिकोडर। आप दुनिया में जो भी जनरेटिव मॉडल देखेंगे ना, आपको उसमें इनकोडर और डिकोडर ज़रूर मिलेगा। अच्छा, अब ये इनकोडर और डिकोडर जो है ये करते क्या हैं? बड़ी आसान बात है। इनकोडर और डिकोडर में से इनकोडर की जॉब ये है कि वो आपसे कोई भी इनपुट ले और उस ज़ुबान में ट्रांसलेट कर दे जो कंप्यूटर को समझ आती है। इनकोड कर दिया, किसके लिए? मॉडल के लिए, AI के न्यूरल नेटवर्क्स के लिए। तो डिकोडर क्या होगा? कंप्यूटर की ज़ुबान लेगा और ह्यूमन के लिए जो ज़ुबान है उसमें कन्वर्ट कर लेगा। अच्छा, ये ज़ुबान में बड़ी लूज बात कर रहा हूँ। अब इनपुट जो है, अगर वो टेक्स्ट थी, इनकोडर ने टेक्स्ट एक्सेप्ट किया और उससे कोई मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बना ली। ये रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होगा? इनपुट की रिप्रेजेंटेशन, एग्जैक्टली मैंने बताया था ना कि रिप्रेजेंटेशन है कि एक ही चीज़ अगर मैंने किसी को एक्सप्रेस करनी है तो मैं मल्टीपल तरीके से समझा सकता हूँ। वो सारे रिप्रेजेंटेशन के तरीके मैंने एग्जांपल दी थी। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे को मैंने बताना है कि गाड़ी कैसी होती है। बच्चे को अगर मैंने बताना है गाड़ी कैसी, तो मैं आपको 10 मिनट तक उसको स्टोरी भी सुना सकता हूँ जिससे वो जुमाइयाँ लेनी शुरू कर देगा करके। लेकिन मैं उसे एक तस्वीर भी दिखा सकता हूँ। अब तस्वीर देख के उसे समझ में आ जाएगा यार गाड़ी क्या होती है। दोनों क्या है? रिप्रेजेंटेशन है गाड़ी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऑल रिप्रेजेंटेशंस आर नॉट क्रिएटेड इक्वल। हर रिप्रेजेंटेशन से हमें बात ठीक तरह समझ में नहीं आती। कुछ रिप्रेजेंटेशन से बात बहुत अच्छी समझ में आती है, कुछ रिप्रेजेंटेशन से बात नहीं समझ में आती। ठीक है, तो इसलिए हम टेक्निकल चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं बताते, क्योंकि वो मुश्किल रिप्रेजेंटेशन है तो हमारी जो लाइव ऑडियंस है वो फिर ज़रा मुश्किल फील करेगी। तो हमारी कोशिश होती है कि हम जितना आसान कर सकें उतना आसान करें। सो दोबारा बैक, जनरेटिव मॉडल 2 हिस्से, इनकोडर, डिकोडर। इनकोडर का काम ह्यूमन सेंट्रिक रिप्रेजेंटेशन, लफ्ज़ क्या बोला? ह्यूमन सेंट्रिक रिप्रेजेंटेशन। वो रिप्रेजेंटेशन जो ह्यूमंस को पसंद है। तस्वीर हो सकती है, वीडियो हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, स्पीच हो सकती है। लेकिन अब मैंने उसको एक सिंपल नहीं है, मुश्किल है, लेकिन एक नाम दे दिया कि ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये ह्यूमन सेंट्रिक रिप्रेजेंटेशन। इनकोडर का क्या काम है? ह्यूमन सेंट्रिक रिप्रेजेंटेशन से मशीन सेंट्रिक रिप्रेजेंटेशन में चीज़ ले आना ताकि मशीन को समझ में आ जाए। तो डिकोडर का क्या काम होगा? मशीन सेंट्रिक इंफॉर्मेशन को वापस ह्यूमन सेंट्रिक चीज़ में ले जाना। बिल्कुल ठीक होगा। इस पॉइंट तक हम एक पेज पे हैं। जनरेटिव मॉडल 2 हिस्से, इनकोडर, डिकोडर। गुड हो गया, ओके। अच्छा, अब मैं कुछ जनरेटिव मॉडल्स जो हैं उनके नाम बोल रहा हूँ, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। मुश्किल लगेंगे, डोंट वरी, बट वो जनरेटिव मॉडल्स हैं। ऑटो इनकोडर एक जनरेटिव मॉडल है। GAN, गेन, जनरेटिव एडवर्सरियल नेट एक और जनरेटिव मॉडल है। ठीक है,
लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एक और जनरेटिव मॉडल है, डिफ्यूजन मॉडल्स एक और जनरेटिव मॉडल है, ठीक है। सो ये सिर्फ नाम है, और ये नाम क्योंकि ये नाम आएंगे, तो बस मेरा मकसद बताने का ये था कि ये नाम जब भी आए आपको पता होना चाहिए दे फॉल इनटू जनरेटिव एआई, ठीक है। जनरेटिव एआई में ये कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट तक अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट। मैंने बताया ऑटो इनकोडर्स, ऑटो इनकोडर्स, इनकोडर्स, डी फॉर डेल्टा, इनकोडर्स, डी फॉर डेल्टा, ठीक है। ओके गुड। अब हमें अगली बात जो अंडरस्टैंड करनी है वो है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मैंने स्टार्ट से मैं आपको बताता आ रहा हूं कि जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं वो टेक्स्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उन्हें नंबर चाहिए होते हैं, ठीक है ना। यानी ये अब ये ऐसे है जैसे मैं हवाई जहाज़ 40,000 की फुट की बुलंदी से आप ज़मीन को देख रहे हैं। अब हम जो वो प्लेन है ना वो हम थोड़ा सा 20,000 फीट की बुलंदी पे आ जाते हैं। अब वो नंबर्स नहीं है, हम ये कहेंगे कि मशीन लर्निंग को न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। यू सी, पहले मैं कह रहा था मशीन लर्निंग मॉडल्स को नंबर चाहिए होते हैं, अब मैं कह रहा हूं कि मशीन लर्निंग मॉडल्स को न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है, ठीक है, ताकि वो अपना काम कर सके, ठीक है। तो जनरेटिव मॉडल्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये ऐसी रिप्रेजेंटेशन लर्न कर लेते हैं जिससे हम बहुत सारे काम ले सकते हैं। जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल टेक्स्ट की रिप्रेजेंटेशन लर्न कर लेते हैं, डिफ्यूजन मॉडल्स जो हैं वो इमेज की रिप्रेजेंटेशन लर्न कर लेते हैं, और उसके बाद उस रिप्रेजेंटेशन से वो नए इमेज भी बना सकते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक रैंडम रिप्रेजेंटेशन से टेक्स्ट बना सकते हैं, ठीक है। रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन क्या होती है, मैं एक क्वेश्चन ना ले लूँ पहले हमारे जो प्रेजेंट लोग हैं उनसे। मैंने क्वेश्चन ये किया है कि रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन क्या होती है, आप 1 मिनट में बता दें। रिग्रेशन में हम स्कोर प्रेडिक्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन में लेवल डेटा होता है, इनपुट करते हैं। बस इतना साल सर, एग्जैक्टली। रिग्रेशन में आप स्कोर प्रेडिक्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन में आप लेबल प्रेडिक्ट करते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट आंसर। जी, सो ये था शॉर्ट एंड स्वीट आंसर। ओके जी, जनरेटिव एआई, लेट्स स्टार्ट जहाँ से हमारा वो टूटा था सीक्वेंस। जनरेटिव एआई, हर जनरेटिव मॉडल के 2 पार्ट हैं, इनकोडर ह्यूमन सेंट्रिक से कंप्यूटर सेंट्रिक, और डिकोडर कंप्यूटर सेंट्रिक से ह्यूमन सेंट्रिक। अब जो सबसे ज़्यादा मशहूर जनरेटिव मॉडल आजकल यूज़ हो रहा है ना, उसका नाम है ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क्स। ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क्स के भी 2 पार्ट हैं, एक इनकोडर पार्ट है और एक डिकोडर पार्ट है। इनकोडर इज़ रियली गुड कि वो ह्यूमन सेंट्रिक रिप्रेजेंटेशन लेके कंप्यूटर सेंट्रिक लगाए। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मेरे पास ट्रांसफॉर्मर का इनकोडर है और वो ह्यूमन इंफॉर्मेशन से कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने वाली इंफॉर्मेशन में ले जा सकता है, तो क्या मैं इसे क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के लिए यूज़ कर सकता हूँ? मैं उसके आखिर में सिर्फ ये लगाऊंगा कि कंप्यूटर की ज़ुबान में तुमने रिप्रेजेंटेशन ट्रांसलेट कर ली है, अब बताओ कि ये आने वाली चीज़ बिल्ली है, मंकी है या हिरन है, तो कंप्यूटर फ़ौरन अंडरस्टैंड कर लेगा, राइट। सो इनकोडर की खूबसूरती ये है कि ह्यूमन की रिप्रेजेंटेशन को मशीन की रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया, और मशीन की रिप्रेजेंटेशन के आगे हम उससे कोई भी काम ले सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन का। लेकिन इनकोडर ने मशीन की ज़ुबान में कन्वर्ट किया, डिस्क्रिमिनेशन तो कर सकता है, जनरेशन नहीं कर सकता, ठीक है। ओके,
अब इसका मतलब है अगर मैंने कोई जनरेटिव मॉडल बनाना है तो मैं पहले सारा मॉडल ट्रेन करूं, उसके बाद सिर्फ डिकोडर लूं। डिकोडर क्या करता है भला? मशीन रिप्रेजेंटेशन को ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करता है। अब आप इमेजिन करें कि मेरे पास ट्रांसफॉर्मर का डिकोडर पार्ट है, उसे मैं रैंडम नंबर दूं, वो उससे टेक्स्ट बना सकता है। उसे मैं रैंडम नंबर दूं, उससे इमेज बना सकता है। क्यों? क्योंकि वो कंप्यूटर की रिप्रेजेंटेशन से ह्यूमन की रिप्रेजेंटेशन में जाने का उस्ताद है। तो हमने क्या किया, पहले ये जनरेटिव मॉडल दो चीज़ों से बनते थे। हमने कहा यार ये दोनों बहुत अच्छे हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, हम दोनों से ट्रेन दोनों को इकट्ठा करें। उसके बाद जब ट्रेन हो जाए हम इनकोडर पार्ट उठाएं, उससे डिस्क्रिमिनेटिव एआई करवा लें, डिकोडर पार्ट उठाएं, उससे जनरेटिव एआई करवा लें। तो इसका मतलब है कि आप जितने भी जनरेटिव मॉडल देखेंगे वो डिकोडर पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर होंगे। क्यों? डिकोडर इज रियली गुड मशीन की लैंग्वेज से ह्यूमन की रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्जन के लिए। डजंट मेक सेंस? आसान बात है, मुश्किल तो नहीं। दोबारा रिपीट कर दूं? बिल्कुल ठीक है। जनरेटिव मॉडल के दो पार्ट होते हैं। इनकोडर ह्यूमन की रिप्रेजेंटेशन या ह्यूमन के नॉलेज से ऐसी रिप्रेजेंटेशन में ले जाता है जो मशीन को बड़ी पसंद है। ठीक है। अब अगर कोई चीज़ मशीन को समझ आ रही है तो मशीन उस पर डिसीजन कर सकती है ना, डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है ना। तो हम जो इनकोडर है उससे डिस्क्रिमिनेटिव एआई का काम ले सकते हैं। लेकिन जो डिकोडर पार्ट है वो किस में अच्छा है? मशीन की जुबान से हम ह्यूमंस की जुबान में या रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने के लिए अच्छा। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं डिकोडर को पकड़ता हूं और उसको कोई रैंडम से नंबर दे देता हूं, उसे कहता हूं इससे कुछ जनरेट कर। चूंकि वो इतना एक्सपर्ट है मशीन की जुबान से ह्यूमन में कन्वर्ट करने का, वो मेरे से रैंडम नंबर भी लेगा तो कुछ ना कुछ नया जनरेट कर देगा। और वो नया जो जनरेटेड चीज़ है वो हो सकता है कोई नया इमेज हो जो मैंने पहले कभी देखा ना हो सकता है वो कोई नया ऐसे हो जो मैंने कभी देखा ना हो सकता है वो नया म्यूजिक हो जो मैंने कभी देखा ना हो। सो दैट इज हाउ ऑल जनरेटिव एआई वर्क्स। ये आप जितने भी मॉडल देखते हैं, खास तौर पे जो जितने LLMs हैं, आपने GPT का नाम सुना? चैट GPT के साथ बहुत ज़्यादा आता है। आपको पता है ये क्या चीज़ है? बहुत सारे डिकोडर जोड़े, उन्हें ट्रेन किया, GPT बन गया। जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर कौन था? वो जनरेटिव मॉडल था जिसके दो हिस्से थे। तो जितनी भी जनरेटिव मॉडल्स आप देखेंगे उसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी शामिल हैं, उसमें डिफ्यूजन मॉडल्स भी शामिल हैं। ये सारे क्या है? ये डिकोडर्स हमने जोड़े, उनको बहुत सारे डाटा पे ट्रेन किया, वो जनरेटिव मॉडल बन गए। क्यों? दे आर रियली गुड एट कन्वर्टिंग मशीन के नंबर्स या रैंडम नंबर्स टू समथिंग जो हम ह्यूमंस को सेंस करती है। एक प्यारा सा इमेज, एक अच्छी पोएम, एक वीडियो या कोई भी चीज़। ठीक है। तो अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है? बहुत सारे डिकोडर को जोड़ के लार्ज लैंग्वेज मॉडल बन जाता है। लेकिन जब आप बहुत सारे डिकोडर को जोड़ते हैं तो उससे मॉडल नहीं बनता, आपको उसे ट्रेन करना। तो जब हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं तो ये बात हमें पता है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल में बहुत सारे डिकोडर्स हमने स्टैक कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। उसके बाद हमने दुनिया जहान का डाटा उठाया, ट्विटर क्या, विकिपीडिया क्या, रिसर्च पेपर क्या, ब्लॉग क्या, न्यूज़पेपर, जितना डाटा मिला चुक के उसको दे दिया। उसे कहा ले भाई तू इसमें से वर्ड्स के पैटर्न देखना शुरू कर दे। तो जब गिजिलियंस ऑफ टेराबाइट यानी बहुत सारा डाटा उसने देख लिया तो उसके पास एक सेंस बन गई कि ये द डॉग इज, आगे बहुत सारे लफ्ज हैं, रनिंग, बार्किंग या व्हाटएवर। वो देखेगा कि मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ। वो कहेगा यार जितने मैंने टेक्स्ट देखे हैं
डॉग रन भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बार्क लिखते हैं, वो कहेगा बार्किंग। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं, तूने हमेशा बार्किंग नहीं कहना, तूने पहले कोई 10 लफ्ज़ लेने, उनमें से रैंडमली सिलेक्ट करना है। अब ये 10 में से रैंडमली में रनिंग भी सिलेक्ट हो सकता है, बार्किंग भी हो सकता है, जंपिंग भी हो सकता है। ये वो टेम्परेचर स्विच है कि आपने सिलेक्शन की स्ट्रेटजी बता दी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कि जो भी आउटपुट हुई उसमें से पहले 10 या 15 लो, उनमें से कोई रैंडमली सिलेक्ट कर लो, तो नया टेक्स्ट, क्रिएटिव टेक्स्ट बन जाएगा। सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल में एक और चीज़ जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ वो है हमारे पास एम्बेडिंग्स। कितना खौफनाक लफ्ज़ लगता है एम्बेडिंग्स। डायग्राम देख के तो वैसे ही इट्स सीरियसली डिफिकल्ट, डायग्राम भूल जाए। एम्बेडिंग इज जस्ट द इनकोडिंग विच कंप्यूटर लव्स। याद है ना इनकोडर क्या कर रहा था, हमारी नॉलेज को ऐसी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर रहा था जो कंप्यूटर को बहुत पसंद थी, दैट इज एम्बेडिंग। और एम्बेडिंग वो ज़ुबान है जो कंप्यूटर्स को बहुत पसंद है, सिर्फ इतना जानना इंपॉर्टेंट है। अब जुमला बहुत बड़ा हो सकता है, एम्बेडिंग क्या होगी, सिर्फ 8, 10 नंबर या 20 नंबर होगा बस, ठीक है। एम्बेडिंग के लिए आपने सिर्फ इतनी चीज़ याद रखनी है। सो अब जब भी लफ्ज़ वेक्टर एम्बेडिंग या एम्बेडिंग आए, आपके जहन में आना चाहिए वो ज़ुबान जो कंप्यूटर को बहुत पसंद है, वो चीज़ जो AI को बहुत पसंद है, ठीक है। सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल तक अब हमारा ट्रेवल जनरेटिव AI से लार्ज लैंग्वेज मॉडल तक मैं समराइज कर रहा हूँ। जनरेटिव AI, जनरेटिव मॉडल्स, हर जनरेटिव मॉडल के 2 पार्ट, इनकोडर, डिकोडर। इनकोडर्स आर रियली गुड। इनकोडर्स क्या करते थे, ह्यूमन सेंट्रिक से मशीन सेंट्रिक यानी एम्बेडिंग्स में आते हैं, और एम्बेडिंग के आगे आप उनसे कोई भी डिस्क्रिमिनेटिव काम ले सकते हैं। जो डिकोडर पार्ट है, दे आर रियली गुड एट टेकिंग एम्बेडिंग्स एंड कन्वर्टिंग इट टू समथिंग विच ह्यूमन अंडरस्टैंड, तो वो जनरेटिव काम के लिए बड़े अच्छे हैं। और हमारे जितने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो सारे के सारे डिकोडर्स से बने। हर जनरेटिव लार्ज लैंग्वेज मॉडल बहुत सारे डिकोडर्स से बना, ठीक है। सो दैट इज समथिंग। जी इस पॉइंट तक हमारी जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बात है वो ख़त्म हुई, और अब हमारी बात स्टार्ट होती है डिफ्यूजन मॉडल्स। स्टेबल डिफ्यूजन का नाम लोगों ने बहुत सुना है। तो 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि पहले हम स्टेबल डिफ्यूजन से कुछ इमेजेस जनरेट करें, दूसरा ये है कि मैं आपको ब्रीफ सा आइडिया दूं और फिर हम इमेजेस जनरेट करें। ब्रीफ आइडिया, वेरी गुड। डिफ्यूजन मॉडल्स, नाम सुन के डर लगता है। डिफ्यूजन मॉडल्स, इमेजिन करें आप एक कमरे में बैठे हैं और उसमें बहुत गर्मी है और उसमें एक AC लगा हुआ है। ये तो इमेजिन करना आसान है ना। जब आपने AC चलाया, स्टार्ट किया बिल्कुल, तो कमरे में गर्मी थी। AC स्टार्ट हुआ, AC ने आहिस्ता आहिस्ता उस रूम के अंदर जितने पार्टिकल्स थे एयर के, उनका टेम्परेचर चेंज करना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता AC टाइम में चलता रहा। कमरे के अंदर जितनी एयर थी उसके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ठंडे होते रहे। एक टाइम आया कि रूम चिल हो गया। ये डिफ्यूजन है। अब आप इमेजिन करें AC की जगह एक मॉडल है, AI मॉडल है, कोई भी मॉडल है, जनरेटिव मॉडल है। आपने जनरेटिव मॉडल जो है उसे एक इमेज दिया। स्टार्ट में इमेज बिल्कुल इमेज की तरह, जैसे कमरा गर्म था। अब कमरे में AC था, AC की जगह कौन आ गया, मॉडल। और कमरे में जो पार्टिकल थे एयर के, उनकी जगह कौन आ गया, इमेज। AC ने इंडिविजुअल एयर के मॉलिक्यूल्स को ठंडा किया तो कमरा ठंडा हुआ ना। तो
एआई का मॉडल तस्वीर के इंडिविजुअल पिक्सेल्स को आहिस्ता आहिस्ता रीशेप करना शुरू कर देगा, उन पे थोड़ी थोड़ी चेंज करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, करता चला जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो तस्वीर जो है वो बिल्कुल नॉइज लगना शुरू हो जाएगी आप। हमारे पास अब आपके सामने एक स्लाइड है, हमारे पास एक इमेज थी। इस इमेज में आपको पता है इमेज पिक्सेल्स से बनती है, ठीक है। जैसे एसी ने कमरे के एयर के पार्टिकल्स को पार्टिकल वाइज आहिस्ता आहिस्ता ठंडा किया और आखिर में रूम चिल हो गया, एआई के मॉडल ने तस्वीर के पिक्सेल्स को पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता उन पे ऑपरेशंस अप्लाई करने शुरू किए, करता चला गया, करता चला गया, और एक टाइम आया इमेज नॉइज बन गया। अच्छा, अब अगर इमेज नॉइज बन गया और मॉडल को पता है कि उसने क्या क्या प्रोसेसेस अप्लाई किए थे ये नॉइज बना, अगर मैं मॉडल को नॉइज दूं और वो रिवर्स में काम करे तो इमेज नहीं बन जाएगा। इमेज नॉइज में एक कमेंट देखा है कि इमेज नॉइज को ज़रा इजी वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, मेरे पास सबसे आसान रिप्रेजेंटेशन है तस्वीर, ब्लर कर देते हैं उसको, हाँ। या ऐसी चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हो रही, Exactly. गिच में चुई हुई है, बिल्कुल। ठीक है, तो उसको हम नॉइज कहते हैं। पुराने जमाने में टीवी जब सिग्नल खराब होते थे ऐसे शुर्र वो आ रहा होता था, हाँ। आजकल के टीवी नहीं दिखाते लेकिन अनफॉर्चुनेटली। नॉइज का मतलब जो है ना यहाँ पे, अगर आप डेटा की दुनिया में, नॉइज का मतलब थोड़ा डिफरेंट है। आप सुनेंगे कि जी इस डेटा के अंदर नॉइज है, टेक्सचुअल डेटा होकर हम कहेंगे इसमें ये नॉइजी डेटा है, खराब डेटा, इसका मतलब है वो ख़राब डेटा है। और ख़राब से मुराद ये है कि वो डेटा जो प्रॉपरली समझ नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा आके आपके साथ गागा गुगू करके कुछ कहने की कोशिश करता है और आपको समझ नहीं आ रही होती कि कहना क्या चाह रहे हो भाई, तो इसका मतलब है कि वो जो डेटा आपको दे रहा है वो नॉइजी डेटा है, ठीक है। इस तरह जब नॉइजी पिक्चर की बात कर रहे हो तो पिक्चर शोर नहीं मचा रही, इसका मतलब ये है कि पिक्चर की समझ नहीं आ रही आपको कि ये है क्या, ये जैसे केबल खराब होती है, हाँ, तो यार पीछे चल क्या रहा है, ठीक है। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ नॉइज। वेरी गुड। सो ये वाकई मेरे जहन में कभी भी नहीं आ सकता था कि हमारी ऑडियंस को समझ नहीं आ रही। थैंक यू सो मच, दैट वाज लवली। क्योंकि नॉइज से हम ट्यून्ड है नॉइज को देखने के जी वो ख़राब हो जाएगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए शोर भी एक नॉइज होती है, राइट। ओके, सो ये सोच रहे होंगे कि सर तस्वीर शोर कैसे करें। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये मेरे जहन में नहीं आना था। ओके गुड। सो डज दैट मेक सेंस कि एक तस्वीर है, उसके इंडिविजुअल पिक्सेल्स को हम ऐसे, अब मॉडल को पता है ना उसने पहले क्या काम किया, फिर क्या काम किया, फिर क्या काम किया, करता 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 आखिर में सारी तस्वीर उसने ब्लर या ख़राब या गंदी सी कर दी। अब मुझे ये बताएं कि ये नॉइजी या गंदी सी तस्वीर जो है ये रैंडम नंबर्स हैं, पिक्सेल्स के अंदर रैंडम नंबर है, तो रैंडम नंबर के पिक्सेल्स बनाना कितना मुश्किल काम है। आंखें बंद करके बटन दबाऊं एक चीज़ बन जाए। अब मैं मॉडल को कहूँ, अब तूने जिस तरह से एक तस्वीर को इस गंद में कन्वर्ट किया था, अब ये जो फजूल सी गंदी सी पिक्चर है इस पे वही चीज़ें अप्लाई कर तो वो एक तस्वीर बन जाएगी। सो दैट इज़ हाउ डिफ्यूजन मॉडल्स वर्क, ठीक है। डिफ्यूजन मॉडल से रिलेटेड आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ गो अहेड आस्क। डिफ्यूजन मॉडल का नाम आपके जहन में आते ही आपके जहन में वो एसी और कमरा आ जाना चाहिए, और जिस तरह वो ठंडा करता है, और अगर एसी ठंडा कर सकता है तो वो कमरे को गर्म भी कर सकता है। उसे पता है कि उसने कैसे पार्टिकल्स को वो उनका टेम्परेचर ख़त्म किया था। सो ये डिफ्यूजन मॉडल्स है। अब इधर से एक और मसला क्रिएट होता है जिसकी वजह से ये डिफ्यूजन मॉडल बहुत पहले आ गए थे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो सके। मैं एक थोड़ी सी एप्लीकेशन यहाँ देना चाहूँगा, जो आपने अभी कॉन्सेप्ट समझाया एक नॉइजी इमेज से क्लियर इमेज तक, कि ये टेक्नोलॉजी जो है ना इस तरह की काफ़ी जगहों पे यूज़ होती है। पर्टिकुलरली इस वक्त ख़ास तौर पे जितनी सीसीटीवी फुटेज कैलकुलेट की जाती है, आर्मी हो, पुलिस हो, जो ये इदारे होते हैं उनके पास ये टेक्नोलॉजी बड़े हाई प्रोफाइल में उनके पास GPUs होते हैं जहाँ पे ये एक ब्लरी इमेज को लेके किया जाता है। आपने काफ़ी सुना होगा कि केस सॉल्व हो जाते हैं इससे, बहुत ज़्यादा मूवीज़ में हम देखते हैं। सैटेलाइट इमेजेस जो होती हैं वो सैटेलाइट इमेजेस में समझ नहीं आ रही तो पिक्सल बाय पिक्सल उसको करेक्ट किया जाता है।
तो इस टेक्नोलॉजी के से बहुत ज़्यादा काम पहले से लिया जा रहा है, लेकिन सिर्फ इसका तरीकाकार बदल रहा है और इम्प्रूवमेंट आ रही है। इसका कॉन्सेप्ट अर्ली स्टेजेस से आ रहा है, लेकिन इसमें जिद्दत आती जा रही है इस वक्त। तो अब वो ज़रा तेज़ हो गया मॉडल। तो जस्ट आई वांटेड टू ऐड एन एग्जांपल। ओके गुड, थैंक यू नहीं नो प्रॉब्लम, गुड। ओके सो डिफ्यूजन मॉडल 10 साल से हैं, अचानक हमारे पास मिड जर्नी, स्टेबल डिफ्यूजन, डाली क्यों आने शुरू हुए? इसकी एग्जांपल समझनी बड़ी आसान है। फ़र्ज़ करें आपके पास एक ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम बहुत बड़ा होता है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ लोग बैठ सकते हैं, उसमें आपने 2 टन का एसी लगाया होगा। 2 टन का एसी ऑडिटोरियम को कितनी देर में ठंडा करेगा? 2 साल। एग्जैक्टली माई पॉइंट। यू सी हमारे पास जो इमेजेस हैं वो मेगापिक्सल्स में चले गए हैं, उनमें इतना ज़्यादा डाटा है कि एक एआई मॉडल को जब उन्हें ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है तो उसे इतना ज़्यादा कंप्यूट चाहिए कि उसे दांतों पसीने आ जाते हैं। यू कैन सी, अब अभी आप रिलेट कर सकते हैं कि एक कमरे को ठंडा करना आसान काम है, एक ऑडिटोरियम को ठंडा करने के लिए आपको मॉडल भी उतना ही तगड़ा चाहिए, उतना ज़्यादा डाटा, उतना ज़्यादा कंप्यूट चाहिए। तो ये वो वजह थी जिसकी वजह से अब ये ऐसा ही था कि हम मेगापिक्सल का इमेज दें, उस मेगापिक्सल के इमेज पे मॉडल लर्न करें और उनसे फिर वापस रिक्रिएट तस्वीर करें। ये बहुत कंप्यूट इंटेंसिव काम था, लेकिन हमने इसका एक बड़ा आसान सा इलाज ढूंढा। वो आसान इलाज ये है, हमें पता है कि हमारे पास ऐसे मॉडल्स हैं जिन्हें हम ह्यूमन सेंट्रिक रिप्रेजेंटेशन दें तो वो कंप्यूटर सेंट्रिक रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं। तो हम बजाय ह्यूमन सेंट्रिक कमरा ठंडा करने के कंप्यूटर सेंट्रिक छोटा कमरा क्यों ना ठंडा कर लें? हम रिप्रेजेंटेशन को कंप्रेस क्यों ना कर? तो अब मैं लफ्ज़ लगाने लगा हूँ एक डिफ्यूजन मॉडल के साथ जो आजकल यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड लेटेंट डिफ्यूजन मॉडल। कितना हैवी साउंडिंग लफ्ज़ है लेटेंट डिफ्यूजन मॉडल। लेटेंट का क्या मतलब है? ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन से एम्बेडिंग में आ जाओ, वो लेटेंट रिप्रेजेंटेशन। ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन यानी टेक्स्ट या इमेज से एम्बेडिंग में आ जाओ, एम्बेडिंग लेटेंट रिप्रेजेंटेशन है। और अगर डिफ्यूजन करोगे उस एम्बेडिंग पे तो वो लेटेंट डिफ्यूजन है। चूंकि अब वो ऑडिटोरियम की जगह छोटा कमरा आ गया, उसको जल्दी ठंडा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अब चूंकि हमारे पास रिप्रेजेंटेशन या अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कम हो गई, उस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन से हम एक नई एम्बेडिंग बना सकते हैं और वो नई एम्बेडिंग इमेज में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो डिफ्यूजन मॉडल्स में जो अब हमारे पास ये सारे मॉडल्स आ रहे हैं, ये सारे लेटेंट डिफ्यूजन मॉडल्स। ठीक है, जनरल आइडिया सिर्फ मैंने ये देना था कि पहले बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को हम चेंज करने की कोशिश करके रीजनरेट कर रहे थे। स्लाइड बदलना, हमें समझ में आया, जी बदल लें, हमें समझ में ये आया कि यार ये काम नहीं ठीक। आप पहले रिप्रेजेंटेशन को कंप्रेस कर लें, छोटी फॉर्म में ले आए, उस पर डिफ्यूजन कर लें, उसके बाद उसको दोबारा इमेज में रिक्रिएट कर लें। सो दैट इज द सक्सेस फॉर डिफ्यूजन मॉडल्स। सो स्टेबल डिफ्यूजन अब आप पढ़ सकते हैं, बल्कि मैं स्लाइड से ही पढ़ देता हूँ। इट्स अ कटिंग एज इमेज जनरेशन टूल यूटिलाइजिंग डिफ्यूजन मॉडल्स। स्टेबल डिफ्यूजन या लेटेंट डिफ्यूजन, ठीक है, इसको हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। जनरेट्स, आगे तो उसकी तारीफें हैं, जनरेट रियलिस्टिक एंड हाई क्वालिटी इमेजेस थ्रू एडवांस्ड डिफ्यूजन टेक्निक्स। एडवांसमेंट क्या है? वही लेटेंट वाली बात। ठीक है, अलाउज यूजर टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज ऑफ इमेज जनरेशन बाय कंट्रोलिंग डिफ्यूजन पैरामीटर्स। एसी कितना ठंडा करेगा, टेम्परेचर कितना ज़्यादा होगा, एम्बेडिंग का साइज़ कम होगा या ज़्यादा होगा, एंड सो ऑन। और उसका यूजेज जो है वो बहुत सारी फील्ड्स के अंदर है। सो दैट इज़
हाउ डिफ्यूजन मॉडल्स वर्क। आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो पूछे, उसके बाद फिर अब हम ज़रा स्टेबल डिफ्यूजन को एक्शन में देखते हैं। ऑल गुड टिल दिस पॉइंट? ज़बरदस्त, ग्रेट। सो लेट्स प्ले विद इट नाउ। आपको देख के आइडिया हो गया होगा कि डिफ्यूजन मॉडल्स कंप्यूट कितना ले रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ रनिंग ऑन CPU। तो डिफ्यूजन यूजली एक ज़रा कंप्यूट इंटेंसिव काम होता है। GPUs के बग़ैर आप डिफ्यूजन नहीं कर सकते, इसके लिए आपको GPUs चाहिए होते हैं, इसलिए हम डिफरेंट जो सर्विसेज हैं वो यूज़ करते हैं। ये हगिंग फेस है और ये अब हमारे पास कुछ अच्छी खबर आई है कि ये लोड हो रही है, सो लेट्स गिव इट सम टाइम। ग्रेट। सो ये हमारे पास स्टेबल डिफ्यूजन 2.1 है। तो आप अगर नोट करें तो हमारे पास दो टेक्स्ट फील्ड्स हैं। स्टेबल डिफ्यूजन आपसे दो तरह के प्रॉम्प्ट्स लेता है, एक पॉजिटिव प्रॉम्प्ट क्या आप बनाना चाहते हैं, एक नेगेटिव प्रॉम्प्ट कि वो कैसा नहीं होना चाहिए। यानी आप एक इमेज बनाना चाहते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि वो कार्टून ना हो। ऑनलाइन वाले दोस्तों को नज़र आ रहा है स्टेबल डिफ्यूजन? ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो हम पहले नेगेटिव प्रॉम्प्ट को यूज़ नहीं करते, हम पहले पॉजिटिव प्रॉम्प्ट देते हैं। अ पिंक एलिफेंट वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स। ओशन नहीं यार, ओशन ज़रा टू मच हो जाएगा। पहले स्ट्रीट्स में वॉक कराते हैं फिर ओशन में करवा लेंगे। ओके जी, डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इसने टेक्स्ट को एम्बेडिंग में कन्वर्ट किया और चूंकि अब ये एम्बेडिंग को पेंट करके इमेज बनाने का एक्सपर्ट है तो उसने वो एम्बेडिंग पकड़ी, उस पर पेंटिंग स्टार्ट कर दी। जब ये पेंटिंग कंप्लीट होगी तो आपके पास एक इमेज होगा जो कि नॉइज़ से इमेज बना है। ठीक है, सो दैट इज़ द जनरल आइडिया ऑफ डिफ्यूजन मॉडल्स। अच्छा, इसकी ख़ास बात ये है कि ये आपको 4 डिफरेंट वेरिएंट्स देता है, तो उसमें आपको जो वेरिएंट पसंद आया आप उसको देख सकते हैं। अब आपको आइडिया हुआ कि कमरा ठंडा करना कितना मुश्किल काम है। पहले हम ऑडिटोरियम ठंडे कर रहे थे अब तो ज़िंदगी कंपैरेटिवली बेहतर हो गई है। ओके, आ गया? वाह ज़बरदस्त। हमारी ऑडियंस के पास तो भाई आना भी शुरू हो गया। पिंक एलिफेंट हमारे पास भी अगर आ जाए तो दैट वुड बी ग्रेट। वाह ज़बरदस्त। ठीक है जी, यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ इमेज। जब से स्टेबल डिफ्यूजन 2.1 आया है, इट्स जस्ट अमेजिंग। द रियलिज्म और जो लेवल ऑफ डिटेल है वो कमाल है। ठीक है, सो दिस इज स्टेबल डिफ्यूजन। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, ऑडियंस का आप में से पहले आप में से मैं किसी का प्रॉम्प्ट लेता हूँ, उसके बाद फिर हम अपने जो ऑनलाइन हमारे दोस्त हैं उनसे कोई प्रॉम्प्ट लेंगे, फिर हम इरफान से भी एक प्रॉम्प्ट लेंगे। आयशा, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। आप तो कुछ भी कह देते हैं। हाँ जी। सो पहले इरफान नहीं, क्या प्रॉम्प्ट हमने एक व्हाई डोंट वी गेट अ प्रॉम्प्ट फ्रॉम शहरियार भाई। ऑडियंस मुझे कल तो आप चले गए थे, कहते थे आप शहरियार से बड़ा वो करते हैं, तो मैंने बताया उनको, आप उस पर नहीं थे। तो कौन देगा जी प्रॉम्प्ट? एलन मस्क लाहौर आ गया। मैंने कहा फिर ये का क्या बनेगा अगर एलन मस्क लाहौर आ गया तो? उसने प्रॉम्प्ट दिया ना एलन मस्क इन लाहौर। यू वांट टू जनरेट दैट? नो, आई डोंट वांट टू जनरेट दैट। आप मुझे ये बताएं, आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट दें कि चलो मैं यू वांट टू प्ले अराउंड? वो आता है ना माइंड में, फिर कंट्रोल करना पड़ता है। प्लीज लोग देख रहे हैं तो आप इसी प्रॉम्प्ट दे दें। हमारे पास नीचे बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स हैं, मैंने जस्ट कोई भी क्लिक prompt करना है। ये देखें, मैं आपको मज़े के इमेजेस दिखाता हूँ। मैं तो सिर्फ ज़रा चाह रहा था कि कोई मज़ेदार प्रॉम्प्ट आया ऑडियंस से। ये पिंक Audience एलिफेंट से मैं एक्चुअली मेरा आइडिया था। और मैं ऑडियंस से प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ। अ ग्रुप ऑफ पाकिस्तानी
young man, a group of Pakistani youth, a group of Pakistani Pakistani youth, repres- young people, young people, group of young Pakistani young people people representing the country as data scientist. representing Pakistan as data scientist. country Representing Pakistan as the data scientist. क्या बेटा कुछ होगा था ये Pakistan as data scientist. Data scientist. scientists. चल करें दिखाएं मुझे. ओके जी, सो लेट्स डू दैट. मीनवाइल आप सब भी आपने लिखना है हगिंग फेस और स्टेबल डिफ्यूजन. आप खुद पहले भी कर याद तो सकते करो हैं. ना, देखो तो मुझे नज़र क्या आता है. वी आर ऑलमोस्ट कितना यूजुअली कितना टाइम लगता है इसके ऊपर? अभी चूंकि पीक आप टाइम मुझे है ये बताएं कि तकरीबन. इस वक्त मॉडल्स क्या कर रहे हैं? हाँ, ये मैंने समझाया था. जब आपने टेक्स्ट लिखा उसको एक रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया. डिफ्यूजन मॉडल जो है वो उस वेक्टर एम्बेडिंग से इमेज जनरेट करने का एक्सपर्ट है. उसने वो रिप्रेजेंटेशन या एम्बेडिंग ली, उसके बाद उस एम्बेडिंग के ऊपर डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट किया. और चूंकि ये एम्बेडिंग टेक्स्ट से आई थी तो डिफ्यूजन प्रोसेस में भी ट्रेनिंग में ये ख्याल रखा गया था कि टेक्स्ट और इमेज की रिप्रेजेंटेशन मिलती जुलती हो. और उसके बाद डिफ्यूजन प्रोसेस एम्बेडिंग पे स्टार्ट हुआ और आखिर में जब वो सारी पिक्सल पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी, जैसे कमरा ठंडा हो रहा था, एक एक गैस का मालिक्यूल ठंडा हो रहा था, जब सारे पिक्सल पेंट हो जाएंगे आपके सामने इमेज आ जाएगी. जो लोग अभी ज्वाइन किया तो हम उनको बता दें, हमने इसे कहा है कि पाकिस्तान के नौजवानों को एज ए डेटा साइंटिस्ट दिखाओ कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मॉडल थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, वो कोशिश कर रहा है और देखते हैं कि मॉडल हमें क्या पिक्चर देता है इस ऑर्डिनरी प्रॉम्प्ट के साथ, जिसके अंदर मैंने एनाटमी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा. तो खैर डॉक्टर साहब इन्हें छेड़ ना देना नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ो. कि मॉडल जनरेट करे. क्या हुआ बेटा? आप इधर आओ ना, नहीं भाई, आप इधर, आप इस चेयर पे हैं ना, आप इधर तो हैं, आ जाए ना, आप आ जाए. अब आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ ना, तो मेरे साथ आ जाओ, रेंज में तो आओ. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. वेरी मुझे नाइस. डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई थी एवरीबॉडी, उन्होंने कहा कैसा पढ़ा रहे हो, सही पढ़ा रहे हो, आवाम को समझ आ रही है. मैंने कहा आप आएँ और आप पूछें हाँ. और हमें भी थोड़ा रिचार्ज करें और आवाम को भी थोड़ा टाइम दें. तो हियर इज़ डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और गाइड किया और इंस्पायर किया कि हम ये सफ़र स्टार्ट कर सके. थैंक यू सर फॉर कमिंग. बिल्कुल. थैंक यू. मैं असल में तो शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ इरफान का और डॉक्टर शिराज साहब का, क्योंकि एक तो होता है ना कि किसी की जॉब है और उसको अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी कुछ काम करना होता है. तो इन दोनों दोस्तों ने इन लाइन ऑफ देयर ड्यूटी नहीं बल्कि आउट ऑफ देयर ड्यूटी इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए ये हजारों लाखों, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो गया है, चलता रहेगा सारा कुछ, तो इन्होंने ये जो कुछ किया है मैं बहुत ही इनका शुक्रिया अदा करता हूँ. और ये सारा क्रेडिट जो है वो इरफान साहब को और डॉक्टर शिराज साहब को जाता है, जिन्होंने इतनी मेहनत की. और कुछ लोगों को शायद इस बात का पता ना हो कि इरफान की फैमिली यहाँ भावलपुर में है और ये 2 दिन के लिए यहाँ आते हैं और उस दौरान में तैयारी भी करते हैं, कोर्स भी कंडक्ट करते हैं, अपना जो प्रोफेशनल काम है वो भी करते हैं और जो और प्रोजेक्ट्स हैं वो भी करते हैं, फिर ड्राइव करते हुए वापस आते हैं, फिर वापस जाते हैं. तो अल्लाह ताला ही इसका अजर देगा. और इसी तरीके से डॉक्टर शिराज जो हैं, इनकी अपनी कमिटमेंट्स हैं, इनका प्रोफेशनल काम है, टीचिंग एज सच इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है, लेकिन ये बहुत ही मेहनत से ये सब कुछ कर रहे हैं. और मैं इसको जो आपके सामने स्क्रीन पे तो नहीं आया, लेकिन मैं तमाम चीजों को बहुत ही कीनली फॉलो कर रहा हूं. और मुझे अभी पता लगा है कि जो हमने क्विज किया था तो उसका 95% रिजल्ट आया, विच इज अमेजिंग. नॉर्मल इस किस्म के प्रोग्राम, डिस्टेंट प्रोग्राम के अंदर अगर 50% से ज्यादा रिजल्ट आए तो हम ये समझते हैं कि भाई ये तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम था. तो मगर ये जो 95% आया है, तो ये आप तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं. और मैं तमाम पार्टिसिपेंट से कहूंगा कि आप इरफान साहब की, डॉक्टर शिराज साहब को जरूर इनके लिए दुआओं में इनको याद रखें. और इन्होंने बहुत जबरदस्त यानी ये जो पूरी कंट्रीब्यूशन की है, और आप खुद भी चिराग बनिए. देखिए, आपके साथ ये प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान की
बल्कि दुनिया की होप जो है वो आप यूथ हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को यूथ की जो ह्यूमन रिसोर्स है उससे नवाजा है। दुनिया में बहुत कम मुल्क हैं जिसमें 52% जो आबादी है वो यंग लोग हैं, और आप लोग पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं है, पूरी दुनिया का मुस्तकबिल हैं। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना कीजिए, आपको अल्लाह ताला ने बहुत ताकत दी है, और ये दोनों जो आपके मेंटोर्स हैं ये जरिया बने हैं, और ये आपका पहला कदम है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दिस इज नॉट योर डेस्टिनी। ये आपका आखिरी मंजिल नहीं है, ये आपका पहला कदम है। आपने इस पहले कदम पर चढ़कर और फिर बहुत बड़ी मंजिलें हासिल करनी है, और उससे इंशाल्लाह ये आपके दोनों उस्ताद भी प्राउड फील करेंगे। आप में से कोई जब बहुत जबरदस्त ब्रिलियंट परफॉर्म करेगा तो ये इन दोनों के लिए बहुत ही प्राइड की बायस होगी। स्टूडेंट अपने बच्चों की तरह होते हैं दुनिया के अंदर। आप याद रखिए, कोई भी बंदा किसी की भी तरक्की को देखे तो उसके दिल में थोड़ी सी जो एनवियस और जेलसी पैदा होती है, सवाए दो के, एक अपने शागिर्दों के और एक अपने रियल बच्चों के। अगर कोई मेरा शागिर्द मुझसे आगे बढ़ जाए तो ये मेरे लिए फख्र की बात होगी। तो मेरी ये दुआ है कि आप जितने लोग बैठे हैं, आप डॉक्टर शिराज के लिए और इरफान के लिए फख्र का बायस हों, और आप इनसे ज्यादा अचीव करें। जिस मकाम पर डॉक्टर साहब बैठे हैं आप उनसे भी आगे जाएं, और जिस मकाम पर इरफान बैठे हैं आप उनसे भी आगे जाएं। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं अपने इन दोनों छोटे भाइयों का और दोस्तों का। इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से इस कोर्ट को कंडक्ट किया है और अभी ये जारी रहेगा। तो मैं आपको भी बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, और इसको एक्चुअली संभालना बहुत मुश्किल था, और अगर इरफान के साथ और डॉक्टर साहब के साथ पूरी टीम ना होती तो इसको संभालना मुमकिन नहीं था इतने लोगों को। तो यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, इसका अजर अल्लाह ताला आपको देंगे। वेल डन, वेल डन। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, फॉर इंस्पायरिंग अस, फॉर मोटिवेशन। और यकीन करें आज जब हमने ये सेशन स्टार्ट किया ना, मैं आपको एक बात बताऊं, हम थके हुए थे। सफ़र 3-4 दिन का सफ़र था, 2 दिन से जाग रहे हैं, ऑफिस में स्टे किया था, जिस समय भी दर्द था। लेकिन जब आज हमने क्विज देने के बाद रिजल्ट्स देखे हैं ना लोगों के, जो इंटरेस्ट देखे, उस वक्त 719 लोग देख रहे थे और 739 लोगों ने हमारा फॉर्म फिल किया, और हमारे पास एवरेज 95% लोग पास हुए। तो आपने भी सही कहा कि दिल खुश हो गया, माशाल्लाह, बहुत अच्छा रिजल्ट देख के, और वो फ्रेश से हो गए हम। बहुत encouraging था ये, that was very encouraging जी। अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए जो डिस्टेंट लर्निंग है ना, कि जिसमें आप डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते अपने स्टूडेंट्स के साथ, और उसके अंदर ना ये बड़ा एक ड्रॉप आउट का बड़ा चांसेस होता है, लोगों का इंटरेस्ट को लूज होने का बड़ा चांसेस होता है। और मैंने आपको जैसे बताया है कि अगर स्टैटिस्टिकली 50 से 60% लोगों ने वो सही किया हो तो हम समझते हैं कि बड़ी अचीवमेंट थी। तो 95% इज लाइक 100%। तो दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। और मैं इन बच्चों को सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने यहाँ रुकना नहीं है, आपने इसको सिर्फ ये समझना है कि ये आपको सिर्फ ये जो हमारे दोस्त हैं इन्होंने ऐसे करके ना आपको पॉइंट किया है, ये मेथड ऐसे इशारा किया है। ये टीचर जो होता है ना वो एक्चुअली पॉइंटर होता है, वो बताता है तुम्हारी मंजिल ये है, टीचर का ये काम है। बाकी अपनी मंजिल आपने खुद हासिल करनी होती है। और जितनी ये मायूसी की फिजा पाकिस्तान में फैली हुई है, आप जैसे नौजवानों को और इरफान और डॉक्टर शिराज साहब जैसे टीचर्स को देखकर हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो भी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, इंशाल्लाह जब तक आपके दम में दम है, जब तक आप पॉजिटिव हैं और जब तक आप ये समझते हैं कि इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करूंगा, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह अज़ीज। सो कांग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरीवन। इसके अलावा मैं इरफान की टीम जो कि बैक एंड के ऊपर है, इनके जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं और इनकी जो पूरी मीडिया की टीम है और जिन्होंने प्रोग्राम बनाया है, हत्ता कि वो बच्चा जिसने आके इस कमरे के ऊपर सफाई की है और जिसने इस वॉशरूम को साफ किया है, मैं उन सबको भी सलूट करता हूं और मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। उन सब की कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ है। प्लीज कैरी ऑन विद योर प्रोग्राम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हमने एक प्रॉम्प्ट डिजाइन किया है, आप जरा वो देखें, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अल्लाह करे उसका रिस्पांस आ गया हो। हमने एक कमांड दी थी, किस टैब में थी सर, स्टेबल डिफ्यूजन वाले में, हाँ ये, कि हमारे लोग पाकिस्तान को एज ए डेटा साइंटिस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी जी, तो ये बच्चे नजर आ रहे हैं। मैंने कमांड दिया था, हाँ, कि ग्रुप ऑफ पाकिस्तानी यंग पीपल रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एज ए डेटा साइंटिस्ट, और ये इमेज जनरेट हुआ माशाल्लाह। एक दिन ऐसा आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि ये जितने बच्चे पार्टिसिपेंट हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में या पाकिस्तान के बाहर हैं, मुझे पता लगा है
कुछ लोग हमारे हमसाया मुल्क भारत से भी हैं और कुछ और मुल्कों से भी। ये इन सबको हमें एक फैमिली की तरह लेके जाना है, क्योंकि हमारा एक्ट लोकल है, मगर हमारा जो टारगेट और पर्सपेक्टिव है वो विदाउट फ्रंटियर्स है, विदाउट बाउंड्रीज है। पूरी दुनिया में रहने वाला हर शख्स हमारा भाई है, हर खातून दुनिया में रहने वाली हमारी बहन और बेटी है, और हमारा वो भाई है। और हम सब ने, यानी इस दुनिया के कोने में किसी जगह पर अगर अंटार्कटिका में भी कोई शख्स रहता है तो उसके लिए भी अगर हम कुछ कर सकते हो तो हम उसके लिए भी करेंगे। हम तो इंशाअल्लाह अज़ीज, आप प्लीज अपने पर्सपेक्टिव को ग्लोबल रखिए। वेल डन, एक्सीलेंट, all my blessings with you, inshallah. Thank you, sir. Allah Hafiz, Allah Hafiz. How was the surprise, guys? It was lovely. मेरे लिए तो Naksab ये is बहुत always encouraging था। So output is here. Let's resume and conclude, sir. It's gonna बस that's the the end. conclusion is almost there, और आपको पता है कि ये सब फर्जी लोग हैं. None of them is actually alive. These are What do you all mean by generative alive? images. None of ये generative images. हाँ, तो कोई इनसे हाँ. पैदा नहीं हुआ. हाँ. We have no idea But these see, things यार, exist. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये हम ही में से है ना? है ना? जैसे किसी यूनिवर्सिटी में जाएं, बंच ऑफ जो बच्चे हैं वो आपके पास आए तो वो ऐसी फील ही आपको दें। इट्स अमेजिंग, माशाल्लाह। ये बिल्कुल भी एआई जनरेटेड इमेजिंग लग रहा है, राइट? और अभी मैंने लो किया इसलिए आपको फेसेस थोड़े से वो ख़राब कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको हाई करता, क्योंकि टाइम ज़्यादा ले रहा था, तो ये इतना अमेजिंग होना था, रियलिस्टिक लगना था ये। सो तो डिफ्यूजन मॉडल्स जो हैं वो दे आर नाउ वेरी मैच्योर टू जनरेट द एआई इमेजेस। सो अब हम एक असाइनमेंट भी आपको देंगे। दैट वाज अनदर सरप्राइज। इरफान का सरप्राइज प्लेजेंट था, मेरा प्रॉबेबली उतना प्लेजेंट नहीं है। तो हमारी टीम जो है वो आपके साथ ये शेयर कर रही होगी। और कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। पहला जो वेंसडे का सेशन होगा वो 8 बजे स्टार्ट होगा और हम पाइथन की बेसिक्स को कवर करेंगे। पाइथन में हम प्रोग्राम करेंगे, एपीआई समझेंगे, एपीआई को बनाएंगे, हिट करेंगे, कोई रिस्पांस लेके आएंगे, थोड़ा तेज़ चलेंगे। तो आप लोगों का काम ये है कि अगले हफ्ते तक पाइथन की बेसिक्स को इधर उधर से समझ लें, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा तेज़ जाएंगे। पाइथन को कवर करने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा बनाना है कि आप अपने अगले जो 2 लेक्चर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और उसमें हमने ये सारा कवर कर देना है। स्पीड अप करना है तो इसलिए थोड़ा सा हमने टाइम रिड्यूस किया, क्योंकि कुछ एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट भी आ गया है वो कवर करने हैं। तो आज इन सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी था। मेरे ख्याल में थ्योरी हमारी यहाँ एंड होती है और आगे थोड़ा सा और टेक्निकल होगा। तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अदील अमजद साहब का क्वेश्चन था कि क्या डिफ्यूजन जो है ये इमेजेस के अलावा टेक्स्ट और वीडियो या ऑडियो पे भी अप्लाई हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। और जो म्यूज़िक एलएम है, जो म्यूज़िक जनरेट करता है, या ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ये इस एग्जैक्ट सेम नहीं लेकिन मिलता जुलता प्रोसेस है। एम्बेडिंग्स पे ही अप्लाई करके कुछ ये जनरेट करते हैं, तो कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है। आंसर है जी, यस। स्टेबल डिफ्यूजन साइट फ्री है? जी बिल्कुल फ्री है। ये जो हगिंग फेस वाली है, आपने लिखना है हगिंग फेस और स्टेबल डिफ्यूजन, गूगल पे सर्च करेंगे तो आप ये फ्री पेज पे पहुंच जाएंगे। इसके लिए तो साइन इन की ज़रूरत भी नहीं है।